नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास के अनेक ऐसे पहलुओं को जानबूझकर अनदेखा किया गया है जो कि हमारे साम्राज्यों की निर्मितियों और स्थायित्व के सबसे बड़े कारक रहे हैं। आज का विमर्श विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का जैसे महान, मेधावी और महत्वाकांक्षी शासकों पर नहीं, अपितु उन्हें कुंदन बनाने वाले उनके सहयोगी, गुरु और कालांतर में महामंत्री माधवाचार्य विद्यारण्य पर केंद्रित है। विद्यारण्य को दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है। अपने समय के दो महती विद्वानों की तुलना सार्थक प्रतीत होती है। हम चर्चा करेंगे कि क्यों माधवाचार्य विद्यारण्य को दक्षिण का चाणक्य कहा जाता है। इससे पहले एक प्रश्न आपके सम्मुख अवश्य रखना चाहता हूं। सोचिए कि ऐसा क्यों है कि हम अतीत के नायकों, खलनायकों को सविस्तार जानते हैं, जबकि युग प्रवर्तकों को नहीं। जब जब भी बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं, राजनीति को महानायक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनके पीछे किसी न किसी बड़े शिक्षक, विचारक, नीति निर्माता अथवा योजनाकार का हाथ अवश्य रहा है। महान मौर्य साम्राज्य की संस्थापना के साथ चाणक्य चंद्रगुप्त की युति ने जो समाज को दिया वह अनमोल है और वर्तमान के समक्ष प्रेरणा है, उदाहरण है। चाणक्य के शिष्य की साम्राज्यवादिता वस्तुतः स्थायित्व के लिए थी, उद्देश्यपूर्ण थी, अर्थात भारतवर्ष की बिखरी बटी हुई सीमाओं को एक ध्वज के अंतर्गत लाकर शासन प्रदान करना। मौर्य साम्राज्य के ही एक अन्य वैभवशाली सम्राट अशोक के लिए उनके महाअमात्य रहे राधागुप्त की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। विद्वानों को अपने साथ रखना, विचार विमर्श में उन्हें महत्व देना नंद साम्राज्य के संस्थापक महापद्मनंद की भी प्राथमिकता थी। वे अष्टाध्यायी जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले विद्वान पाणिनि को अपना घनिष्ठ मित्र और सलाहकार मानते थे। इसी कड़ी में हमें शुंग साम्राज्य की ओर भी एक दृष्टि करनी चाहिए। इस दौर में महर्षि पतंजलि सम्राट पुष्यमित्र शुंग के गुरु, मार्गदर्शक और पुरोहित रहे। ये केवल कुछ प्रचलित उदाहरण हैं। आज जब हम पूर्व मध्यकालीन भारत के गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की बात करने जा रहे हैं और चर्चा माधवाचार्य विद्यारण्य पर की जा रही है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि जो स्थान चंद्रगुप्त के उत्थान में चाणक्य का, अशोक के उत्थान में राधागुप्त का, पुष्यमित्र शुंग के उत्थान में पतंजलि का रहा है, वही स्थान विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों हरिहर और बुक्का के जीवन में माधवाचार्य विद्यारण्य का रहा है। मैंने विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना पर एक विस्तृत कार्यक्रम पहले भी किया है, जिसे इस चैनल पर देखा जा सकता है। संक्षेप में यही कि भारतीय भूभाग पर मुसलमान आक्रांताओं की कुदृष्टि हमेशा से रही है, लेकिन समय समय पर ऐसे महानायक हुए हैं जिन्होंने उनका सामना किया, उनकी जड़ों में मठा डालने का काम किया है। मोहम्मद बिन कासिम से आरंभ कर मुगलों तक को खदेड़ने में राजा ताहिर की पुत्रियों के बलिदान से लेकर छत्रपति महाराज शिवाजी तक के योगदानों को भले ही एनसीईआरटी की पुस्तकें समुचित स्थान न दें, लेकिन यह निस्संदेह है कि हमारे इतिहास का वास्तविक गौरव यही निहित है। गजनियों, गोरियों, गुलामों, तुगलकों, सैयदों, लोधियों ने दक्षिण भारत की समृद्धि को लूटने की जो परिपाटी बनाई, इसने न केवल प्रशासनिक हलकों को झकझोर दिया, बल्कि यहाँ का सामाजिक, धार्मिक ताना बाना भी नष्ट होने लगा था। ऐसे में आवश्यकता थी कि इस राष्ट्र की समृद्धि को लूटने के साथ साथ इस्लाम का तलवार के बल पर प्रचार करने निकले दिल्ली सल्तनत के खूंखार लुटेरों को प्रतिरोध दिया जाए।
एक विद्वान ही समाज को गहराई से समझता है, समस्या का वास्तविक अन्वेषण कर पाता है और समाधान की दिशा प्रशस्त करता है। एक एक कर मुसलमान आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए जा रहे दक्षिण के राज्यों को समेटना आवश्यक था। एक केंद्रीय शक्ति चाहिए थी जो दीवार बन सके। वह प्रेरणा की तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। तब हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों को यह प्रेरणा प्रदान करने का कार्य किया विद्वान माधवाचार्य विद्यारण्य ने। कौन थे विद्यारण्य? स्थापित इतिहास की पुस्तकें इस तरह मौन हैं कि अनेक द्वितीयक तथा साहित्यिक साधनों से ही उनके विषय में जानकारी समग्रीकृत हो पाती है। उल्लेख मिलता है कि विद्यारण्य के पिता का नाम था मायण। मायण के 3 पुत्र थे, माधव, सायण और भोगनाथ। माधव अर्थात विद्यारण्य का जन्म वर्ष 1296 को तुंगभद्रा नदी के तटवर्ती पंपा क्षेत्र अर्थात वर्तमान हम्पी के निकट किसी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तो माधव ही था। विद्यारण्य नामकरण उन्हें वर्ष 1331 ईस्वी में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त हुआ। माधव ने आरंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। उनकी माता श्रीमती देवी भी विदुषी थी। तत्पश्चात उनके 3 गुरु कहे जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्रृंगेरी मठ के तत्कालीन प्रमुख विद्यातीर्थ, वेदांत के परम विद्वान भारती तीर्थ और साहित्य तथा संस्कृति के ज्ञाता श्रीकंठ। आप विद्वानों की विविधता और विषय की विविधता को देखें और अनुभव करें कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति बड़े बड़े अन्वेषकों, विचारकों और विद्वानों की जननी क्यों थी। शिक्षा में उनकी मेधा ने ही उन्हें कालांतर में माधवाचार्य के रूप में पहचान प्रदान की। शिक्षा पूरी हुई तो आचार्यों से उन्होंने पूछा कि वे गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करें। उत्तर मिला, अपना जीवन। गुरु भी योग्यता पहचानते थे। उन्हें ज्ञात था कि अपदीपो भव वाली मनस्थिति उनके इसी विद्यार्थी में अंतर्निहित है। यही है जो दिल्ली के सुल्तानों के फैलाए हुए अंधकार से लड़ सकता है, उजियारा फैला सकता है। आचार्य विद्यारण्य ने जब वास्तविकता के धरातल पर पैर रखा तो वह उन्हें जलता हुआ प्रतीत हुआ। उनके समकालीन का एक संदर्भ कहता है कि उस समय लोग चिदंबरम के पवित्र तीर्थ को छोड़कर भाग गए थे। मंदिरों के गर्भगृह और मंडलों में घास उगाई थी। अग्रहारों से यज्ञ के धूप की सुगंध के स्थान पर पकते हुए मांस की गंध आने लगी थी। ताम्रपर्णी नदी का जल चंदन से मिश्रित होने के स्थान पर गोरक्त से मिश्रित होने लगा था। देवालयों और मंदिरों पर कर लग गए थे। अनेक मंदिर देखभाल न होने के कारण या तो स्वयं गिर गए अथवा गिरा दिए गए थे। हिंदू राज्य छल बल से समाप्त होते जा रहे थे। व्यथित आचार्य इस अवस्था को बदल देना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 2 सहयोगी भाई भी मिल गए, हरिहर और बुक्का, जो स्वयं तत्कालीन राजनीति की चपेट में अपनी राजनीतिक पहचान को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माधवाचार्य विद्यारण्य जानते थे कि प्रजा में अपने धर्म के छिन जाने को लेकर असंतोष है। राजाओं सामंतों में अपनी गरिमा के नष्ट होने की ग्लानि है। यही सही समय है जबकि गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया जाना चाहिए। माधवाचार्य के पिता विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भाइयों हरिहर और बुक्का के कुलगुरु कहे जाते हैं। अतः यह स्वाभाविक था कि वे स्वयं भी उनके संपर्क में आ गए। यह संपर्क जिन परिस्थितियों में हुआ वह भी एक रोचक वृतांत है। अपनी पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत में श्री नेत्र पांडेय लिखते हैं कि हरिहर और बुक्का भाइयों को रायचूर प्रदेश में आणे गुंडी के राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। यहां भी वे मुसलमान आक्रांताओं की क्रूरता से बच नहीं सके, दिल्ली लाए गए। यद्यपि रायचूर पर मुसलमानों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, परंतु वे यहां शांति और सुव्यवस्था नहीं स्थापित कर सके। अतएव सुल्तान तुगलक ने हरिहर तथा बुक्का को मुक्त कर दिया और उन्हें रायचूर दोआब का सामंत बनाकर दक्षिण भेज दिया। इस क्रम में अपनी पुस्तक विजयनगर का इतिहास में श्री वासुदेव उपाध्याय लिखते हैं कि बड़े भाई हरिहर ने
होयसल नरेश वीर बल्लाल के शासन के समय में महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम भाग में जब तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था, उसी समय होयसल साम्राज्य भी शक्तिहीन हो चला था। इस सभी के दृष्टिगत और अपने गुरु माधवाचार्य विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हरिहर और बुक्का के एक प्रशासनिक अधिकारी, सामंत, महामंडलेश्वर और अंततः एक साम्राज्य के अधिष्ठाता होने के विषय में श्री नेत्र पांडेय लिखते हैं कि इन दोनों भाइयों का परम सहायक तथा नेता उस समय का प्रकांड पंडित विद्यारण्य था, जिसने इस वंश की उसी प्रकार सहायता की जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की थी। अपने गुरु तथा सहायक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विद्यानगर अथवा विजयनगर नाम के नगर की नींव डाली। इस नगर के स्थान का सुझाव भी विद्यारण्य द्वारा ही दिया गया था। उल्लेख मिलता है कि जहां पर विजयनगर आज का हम्पी की स्थापना हुई, उस भूमि पर भ्रमण करते हुए विद्यारण्य ने देखा कुछ खरगोश कुत्तों को खदेड़ रहे हैं। कुत्ते भाग रहे हैं और खरगोश पीछा कर रहे हैं। यह असंभव दिखने वाला दृश्य था। विद्यारण्य को लगा कि तुंगभद्रा नदी के तटवर्ती इस भूमि में कुछ विशेष ही तेज है, जो ताकतवर शत्रुओं को भी मार भगाने की क्षमता रखता है। यह नगर वर्ष 1336 ईस्वी में पूर्ण कर लिया गया था। यह नगर मुसलमानों के आक्रमण से सुरक्षा पाने के लिए बहुत उपयुक्त था। अनेक संदर्भ इस बात की पुष्टि करते हैं कि विद्यारण्य ने विजयनगर के प्रथम शासक हरिहर के समय से उनकी आगे की 3 पीढ़ियों तक को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया था। हरिहर प्रथम ने उन्हें अपने से भी ऊंचा आसन और सम्मान दिया था तथा वैदिक मार्ग प्रतिष्ठाता के सम्मानित संबोधन से संबोधित किया था। जब वे 76 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने राजनैतिक जीवन से भी संन्यास ले लिया। इसके पश्चात वे परम तत्व की साधना में लग गए। वे श्रृंगेरी चले गए और कुछ समय के बाद यहाँ के पीठाधीश्वर का पद उन्होंने सुशोभित किया था। कुछ विद्वान श्रृंगेरी के पीठाधीश्वर और विजयनगर के संस्थापक विद्यारण्य को 2 अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, लेकिन अधिकतम साक्ष्य और संदर्भ उनके एक ही होने की ओर इशारा है। माधवाचार्य विद्यारण्य ने पराशर माधवीय, जीवन मुक्ति, विवेक पंचदशी, प्रायश्चित सुधानिधि और जैमिनीय न्यायमाला जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। वर्ष 1386 ईस्वी में उन्होंने यह लोक त्याग दिया था। ऐसे महान मनीषी इस भारत भूमि को प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि हमने सैकड़ों आक्रमण झेले, असंख्य आतताइयों का सामना किया, लेकिन अब भी हमारा सांस्कृतिक पहचान के साथ अस्तित्व बना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का लंबे समय तक बना रहना और मुसलमान आक्रांताओं को चुनौती देते रहना निश्चय ही गौरवशाली शासकों के साहस का प्रतिफल था। तथापि माधवाचार्य विद्यारण्य जैसे दूरदृष्टा विद्वानों के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।